अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं और कुछ कड़वी हैं। तो चलिए जनाब, आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो वेनेज़ुएला के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया उसके बारे में तो सब लोगों को पता है। लेकिन क्यों किया है? उनके सदर को अब कहाँ पहुँचा दिया है? और क्या तफ़सीलात हैं? और आइंदा आने वाले वक़्तों में अमेरिका अब किस-किस मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहा है? और वो ट्रंप जो कि नोबेल प्राइज़ के ख़्वाहां थे, अब वो पूरी दुनिया पे हमले क्यों कर रहे हैं? इसकी तफ़सीलात से आपको आगाह करूँगी। आखिर वेनेज़ुएला के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना शॉर्टेस्ट ऑपरेशन करके उनके सदर ही को अगवा कर लिया है। अच्छा, इसके बाद सुहेल आफरीदी के बारे में आज मैंने आपको बताना है। वज़ीर आला हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको घसीट के गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसकी जो फर्दर क्या डिटेल्स हैं, जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक वो गिरफ्तार हो चुके होंगे या फरार हो चुके होंगे या गंडापुर के नक्शे कदम पे चलेंगे। ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होगा। इसके साथ मैंने आज आपके साथ कुछ 3-4 खुशखबरियाँ हैं, वो शेयर करनी है, और कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। और पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है, उस पर भी बात होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन तफसीलात शायद इतनी आपको नहीं पता होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ जनाब। इससे पहले भी आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हुआ करते थे गंडापुर, उनको कई मर्तबा हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया था। और एंड पे तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह सुहेल अफरीदी जगह ले सकें, लेकिन वो हुआ। गलत कभी खबर हो भी जाती है, अंदाज़ा कभी गलत हो भी जाता है। तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो केपीके के वज़ीर आला बन गए, लेकिन अब फाइनली उनको भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जो है वो जारी हो गया है। अब ये क्या मामला है, ज़रा तफ़सीलात सुनिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एनसीसीआईए ने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे मुसलसल अदम हाज़िरी पर गिरफ्तार करके उनको पेश करने का हुक्म कर दिया है इस्लामाबाद की अदालत ने। अब ये मामला है क्या? मामला कुछ इस तरह से है कि सीनियर सिविल जज हैं जी अब्बास शाह, उन्होंने सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस की समाअत जो है वो की। और दौरान समाअत जो है हत्या के इज्जत केस के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया, और केस की जो समाअत है वो 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो ये वज़ीर आला हैं, इनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत एनसीसीआईए ने मुकदमा जो है वो दर्ज करवा रखा है, और हर बार अदम हाजिरी की बिना पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर सुहेल अफरीदी ये समझ रहे हैं कि इस सीट के ऊपर मैं हमेशा के लिए हूँ, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी और मज़ेदार मिसाल है वो गंडापुर की है, क्योंकि खान साहब के लिए वो शख्स सिर्फ उतनी देर के लिए है जितनी देर तक के लिए वो उसको रेलिवेंट रखना चाहते हैं। उसके बाद जब वो इररेलिवेंट हो जाता है तो उसका इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल उसको उसी तरह से फेंक दिया जाता है जिस तरह की आपने देखा होगा कि डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल, अब चलते हैं आज की अगली खबर पे, जिसके ऊपर बड़ा ही शोर होगा है, और वो ये है कि वो ट्रंप जो नोबेल प्राइज़ के खुद को हकदार समझ रहे थे और कह रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर अमन लाने वाला मैं हूँ, अब फाइनल वाली वेनेज़ुएला के अंदर उन्होंने जो जंग मुसल्लत की है और रिजीम चेंज जो उन्होंने की है, उसमें दरअसल वेनेज़ुएला में जो रिजीम चेंज है उसमें अमेरिका को मसला क्या है? बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अमेरिका ने हमला कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ का सदर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनको मसला क्या है? और अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ऊपर जो फ़िज़ाई हमले किए हैं, वो क्यों किए हैं? उसकी रीज़न क्या है? और सदर जो उनका है, वो इस वक़्त कहाँ है? ये सारे सवालात के जवाबात मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल में दे देती हूँ। बेसिकली वेनेज़ुएला का जो दारुल हुकूमत है, क्रॉक्स या क्रॉकस, वहाँ पर जुम्मे के दिन इन्होंने ये सब कुछ किया, जहाँ पर अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए गए, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सरप्राइज़ हाइब्रिड ऑपरेशन जो है वो किया गया, जो कि 30 मिनट से भी कम वक़्त में मुकम्मल हो गया। अब क्रॉकस या क्रॉक्स में रात 2 बजे कम से कम 7 धमाकों और जहाज़ों की परवाज़ें जो हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दी, और 15 मिनट तक ये जारी रहीं। और उस दौरान शहर की फ़िज़ाओं में कम बुलंदी पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स जो कि M860 ब्लैक बॉक्स जो थे वो वहाँ पर देखे गए। और वहाँ का जो सदारती महल है मेराफ्लोरस, वो और फौजी मराकज़ के गिर्द भी ज़ोरदार धमाके सुने गए। वहाँ के लोग गम से लर्ज़ उठे कि मतलब ये हो क्या रहा है?
क्योंकि एकदम से इतना ग्रैंड ऑपरेशन होना और फिर एकदम से ये सब कुछ करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ऑफिशियल्स फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सदारती महल में दाखिल होकर वो जो रिहाइशगाह थी सदर की, वहाँ पे जाके उनको गिरफ्तार कर लिया, और अमरीकी फ़ौज के एलीट स्पेशल फोर्सेस जो हैं, यूनिट डेल्टा फोर्स, उन्होंने ये सब कुछ किया। और आपको बताऊं कि ये अमेरिका की सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनमें इनका शुमार होता है, जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है ये किया। अब सोशल मीडिया पर उसके बाद वीडियोस जो हैं वो हर तरफ वायरल हुए, और उसके बाद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको रॉकेट फायर करते हुए भी उन वीडियोस के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जब इसको रिपोर्ट किया तो उन्होंने फ़िज़ाइया और फ़ौजी अड्डों को भी बताया कि जिन्होंने निशाना बनाया है। अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो अमरीकी रिपब्लिकन सेंटर है माइक ली, उन्होंने इंकशाफ किया है कि वजारत खारजा मार्को रूबियो ने उन्हें बताया है कि वेनेजुएला के सदर को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद उनको अमेरिका मुंतकिल किया है, जहां पर उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा भी चलाया जाएगा, और अब वेनेजुएला में किसी मजीद फौजी कार्रवाई की तवक्को नहीं की जा रही है, उन्होंने कहा। चलिए हम सारी बातें इधर उधर की छोड़ें, मेन बात क्या है, अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है। हमले की जो वजह है वो है लालच। लालच किस बात का? तेल का। हर वो मुल्क जहां पर तेल होता है अमेरिका वहां पर हमला कर देता है। अब जरा सुनिएगा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक में शुमार होता है जी वेनेजुएला का। ये दुनिया के बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक के अंदर शामिल है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वेनेजुएला में 300 अरब बैरल से जायद का तेल मौजूद है। तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं उनकी आलमी तंजीम है जी ओपेक, उनके जो अदादो शुमार हैं उसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि वेनेजुएला में तेल के ज़खायर तकरीबन 303 अरब बैरल हैं, जो कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। ये वजह है बेसिकली अमेरिका ने जो वहाँ पर हमला किया है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। वेनेजुएला का 303 अरब बैरल है, और आगे सऊदी अरब के देखें 258 है, ईरान के फिर 208 है, कनाडा का उसके बाद 170 है, और फिर उसके बाद इराक की बारी आती है 145। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका क्या करता फिर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर दंदनाता फिर रहा है, जिसके ऊपर दिल करता है हमला कर देता है। चलिए, तो इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने कवर की है, अब बात कर लेते हैं मुल्क के अंदर की। तो हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि काफ़ी अरसे से अफ़गान बाशिंदे जो रहते थे उनका इनखला जारी है, और उनको उनके मुल्क के अंदर बाहिफाजत भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने क्यों उनको वो भिजवा रहे हैं। जो अफ़गानी पाकिस्तान में रहते हैं वो तो बड़े पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होंगे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने जितनी मेहमान नवाजी करनी थी उन्होंने कर ली है। हमारी तो अपनी आबादी को देखें, 25 करोड़ हो गई है, तो हम कहाँ दूसरे ममालिक के लोगों को पनाह दे सकते हैं। अब ये एक वाकया पेश आया है, ये मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जनाब, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाला ये एक लड़का, जिसका वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल किए गए और अपनी तरफ से ये शो कराने की कोशिश की गई कि इसका ताल्लुक केपीके से है और ये बेचारा पठान है और ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो पता क्या चला कि ये नमक हराम जो है अफगानी था, और फिर उसके बाद इसको अफगानिस्तान का रास्ता दिखाया गया, इसको वापस भेज दिया गया। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में ये अब भी जुल्म है। अब उनको अगर जुल्म लगता है तो मेरे ख्याल से उनको अपने भाई की मदद करते हुए खुद भी बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाके तालिबान की रहनुमाई में रहना चाहिए। ये पहले क्या कह रहा था और बाद में किस तरह इसकी सांस सूखी हुई है, खुद ही सुन लीजिए। او دې مرګ نه به تاسو کو دلته نه سونه خلک لاړه تر اوسه دا پښمان درې څلور دانې تللی دي. دا اسې خلک غب لګي چې خلک روان دي ګپ خود لګوي، حکومت هم ګپ لګوي او دا خلک هم ګپ لګوي. کته ته وی چې زی ونه څه بسکه نو ته ماټه کا پور زمون کیسه ده. زمانوم شانواز د پلان نوم ګل مرجان دی. خزانه کې مسیرین کې امانه پرون یو ویډیو شیر شوی و او ډیر بد می کړی دی، غول می خوړلی. کابل، جلال آباد، ننګرهار دا ټول پاکستاني سره او زه په غلخور مشهور یم کې زما د غپلارم تو به زه پاکستان باره کې ویډیو نه کوم. चलिए, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, एक वीडियो क्लिप आपको सुनवाना चाहती हूँ। फहद मुस्तफ़ा कराची के बहुत बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान के भी बड़े स्टार हैं, बड़े मशहूर हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने पंजाब की बड़ी दिल खोल के तारीफ़ की है। क्योंकि होता क्या है कि आम तौर पे जब कराची में हम लोग जाते हैं, आर्टिस्ट वगैरह, तो वहाँ पर लसानियत की बुनियाद पर या हमें पंजाबी बोलकर या ये कहकर कि पंजाब से आए हैं, और बड़ी बुराई की जाती थी। ये आज से कुछ अर्सा पहले तक मैंने खुद झेला है, मेरे साथ हो चुका है। लेकिन अब वहाँ के लोग खुले आम पंजाब की वज़ीर आला की भी तारीफ़ कर रहे हैं, पंजाब की तरक्की की भी तारीफ़ कर रहे हैं। बल्कि क्या मैं कहूँ, आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। और इसकी वजह
اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ شعور آیا ہے کہ ان کی جو حالتیں ہیں، کراچی جس طرح سے کچراچی بنا ہوا ہے، سندھ جس طرح بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، اور جس طرح وہاں پہ سڑک کا نام و نشان نہیں ہے، ہم یہاں سڑک پہ گڈھے ڈھونڈتے ہیں، ان کے وہاں پہ گڈھوں میں سڑک ہوتی ہے جو کبھی آپ کو شاید خوابوں میں نظر آتی ہے. تو فہد مصطفیٰ نے کیا کہا، ہیو اے لک. مزے کی بات یہ ہے کہ آدھی اس وقت پورا پنجاب گھوم کے آ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ الحمدللہ اور آدھی بائک پہ گھوم کے آ رہے ہیں. ہم نے جیتو پاکستان میں ان کو ایک بائک دی تھی، ہم نے کہا ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آؤ، تو یہ گھوم کے آئے. آدھی کیسا محسوس کیا آپ نے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب سے خوبصورت صوبہ کوئی پاکستان میں نہیں بچا بھائی. ہرا بھرا پنجاب، خوبصورت پنجاب، سڑکیں پنجاب میں، ٹرینیں پنجاب میں، بسیں پنجاب میں. پنجاب زندہ باد ہے بھائی. دیکھیں ہم جب سندھ سے آتے ہیں تو ہماری جنت کا کانسیپٹ جو ہے نا تھوڑا سا الگ ہے آپ لوگوں سے. ہمیں ایسا لگتا ہے جنت میں سڑکیں ہوں گی، وہاں پر بس چلے گی، وہاں پر لائٹ صحیح آئے گی، پانی ہوگا. اور جب ہم پنجاب آتے ہیں تو آپ کا جنت کا کانسیپٹ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں. ذرا اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن اگر جی تو آپ نے سنا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ملتان کی فوٹیج چل رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کی فوٹیج چل رہی ہے اسکرین کے اوپر. ماشاءاللہ سے اچھی بات یہ ہے کہ وفاق میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ڈھیروں منصوبے لانچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہاں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں. لیکن جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آنا. انہوں نے پھر بھی یہی کہنا ہے کہ نہیں، وہ جیسے میرا پیارا سا ایڈیٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کیا ترقی اور اچھی باتیں کرتی ہیں، آپ ذرا لوگوں کو یہ بھی تو دکھائیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اچھا وہ میرے ایڈیٹر نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجا، یہ ویڈیو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کے اندر آپ کو ایک بابا جی بیچارے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی ریڑھی کے اوپر جو فروٹس تھے وہ پھینک دیے گئے. بھائی جس نے بھی یہ کیا بہت غلط کیا، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور شکایت سامنے آئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ آج کل جو ریڑھی بان ہیں ان کے اوپر بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں. ریڑیاں آپ کو ایک سیمیٹری میں نظر آتی ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو بیچارے دوسرے لوگ تھے جو ریڑیاں لے کر سارا دن اپنی مزدوری کرتے تھے، ان کو ریڑیاں نہیں لگانے دی جا رہی. بازاروں کو کھلا کرنے کے نام پہ جو لوگ باہر اپنے پھٹے لگا کے بیٹھتے تھے ان کو لگانے نہیں دیے جا رہے، ان کی مزدوری ختم ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں. جو غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے. اگر کوئی آفیسر کسی چیز کا غلط اور ناجائز فائدہ استعمال کر کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور ارباب اقتدار تک اگر میرا بلاگ پہنچ رہا ہے تو ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے. بلکہ مجھ تک یہ بھی خبر پہنچی کہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر آج کل لوگوں کو آف لوڈ کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں بہت سارے آفیسرز اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے رشوتیں بھی مانگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی رشوت مانگ رہا ہے تو اس ٹائم اس کی فوٹیج بنائے، ریکارڈ کرے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہاں اپنے طور پہ بھی ارباب اقتدار کو، اختیار کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ غریب جو ہے نا اس کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے، کیا کیا کچھ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں گے. ہمارا مقصد صرف کسی کی تعریف ہی کرتے رہنا نہیں، قابل تحسین ہی قرار دیتے رہنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے اگر وہ غلط چیز ہو رہی ہے تو. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ وہ لوگ جو میرے منہ سے یہ سب کچھ سننا چاہتے تھے ان کو سکون ملا ہوگا، اور میں ہمیشہ ایسی چیزوں کے لیے تیار رہتی ہوں. حق گوئی کرنا، سچ بولنا، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم فلاں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم فلاں کو سپورٹ نہیں کرتے. اور جہاں پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرتی ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ بیچارے پنجاب کے لوگ ہمیشہ سے پستے آئے ہیں کیونکہ ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. پٹواری حضرات جو ہیں وہ انتقال کرنے کے یا رجسٹری کرنے کے کتنے کتنے پیسے لیتے ہیں، کتنی لوگوں سے جو ہے وہ رشوتیں لی جاتی ہیں، یہ سب کچھ تو آپ کو پتہ ہے. اب پنجاب حکومت نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے. خوشخبری جناب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر زمین کے انتقال کا جو طریقہ کار ہے اس میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور بورڈ آف ریونیو پنجاب نے مورخہ 30 دسمبر 2025 کو ایک انتہائی اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یعنی کہ زمینوں کے انتقال میوٹیشن کے پرانے نظام میں بڑی قانونی تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. اس میں اورل میوٹیشن یعنی کہ زبانی انتقال کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اب زمین کے کسی بھی لین دین کا انتقال محض زبانی بیان یا اورل ٹرانزیکشن کی بنیاد پر منظور نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ رجسٹری اب لازمی شرط کر دی گئی ہے، رجسٹری آپ کو کروانی ہوگی، اور 4 صورتوں میں زمین کا انتقال کروانے سے پہلے رجسٹری جو ہے یعنی کہ رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کروانا قانونی طور پہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، جس میں ایک ہوتا ہے سیل یعنی کہ بیع، خرید و فروخت، دوسرا ہے رہن یعنی کہ مارٹگیج یعنی کہ زمین گروی رکھنا یا لون لینا، تیسرا ہے تبادلہ یعنی کہ ایکسچینج، زمین کا تبادلہ اگر آپ کرتے ہیں، چوتھا ہے ہبہ جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں زمین، اور پھر اس کے علاوہ ایکسیپشن ہے ایک استثناء کی.
ये पाबंदी सिर्फ विरासत यानी कि इनहेरिटेंस के जो इंतकालात हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगी। विरासत का इंतकाल बदस्तूर पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो है वो अवामुन नास के लिए ये पैगाम है कि अगर आप ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त, गिफ्ट या तबादला कर रहे हैं तो याद रखें कि अब पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर के पास बराह रास्त ज़बानी बयान पर इंतकाल नहीं होगा, बल्कि आपको पहले ये जो रजिस्ट्रार है इसके पास जाकर रजिस्ट्री करवानी होगी और उसके बाद इंतकाल जो है वो दर्ज होगा। और ये पैगाम दिया गया है पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनकी तरफ से। तो आई होप जिन लोगों की ज़मीनों के मसाइल चल रहे थे उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और आज के व्लॉग का इख्तिताम एक अच्छी खबर पे करना चाहती हूँ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रही हूँ। वो जो लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान तो अपनी एक सुई भी नहीं बना सकता, वो भी चाइना से इम्पोर्ट करता है, तो आप अंदाज़ा ये करें कि वो पाकिस्तान अब खला में भी राज करने जा रहा है। और मज़ेदार और अच्छी और खुशखबरी की बात जनाब ये है कि पाकिस्तान खलाबाजों ने, जो पाकिस्तानी खलाबाज हैं, उन्होंने चांद पर चहलकदमी की तैयारी कर ली है। इससे पहले अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने मकामी तौर पे अपना वेपन सिस्टम तैयार किया है जिसने भारत और इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनकी सारी डील्स को कैंसिल इस तरह से करा दिया कि वो भारत जो इसराइल से एक नया वेपन सिस्टम लेने जा रहा था, पाकिस्तान ने वो उसकी तय पे तय बर्बादी कर दी खुद का वेपन सिस्टम लॉन्च करके। और अब पाकिस्तान जो है वो खलाबाज उनके जो हैं वो चांद के ऊपर जाने जा रहे हैं। अब कैसे इसकी तफसीलात हैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ कि पाकिस्तानी खलाबाजों ने चांद पर चहलकदमी की तैयारी मुकम्मल तौर पे कर ली है और जल्द जो इसकी अमली शक्ल है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और पाकिस्तान स्पेस एंड एयर एटमॉस्फेयर कमीशन यानी कि स्पार्को ने ये कहा है कि 2026 में पाकिस्तान का जो पहला खलाबाज है वो चीन के खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। और फिर डायरेक्टर स्पार्को जो हैं शफकत अली, उनका कहना यह है कि खलाई तहकीक में तारीखी पेशरफ्त के तौर पे पाकिस्तान 2026 में चांद पर पहुंचने का हदफ रखता है और चीनी ताउन से अगले साल इस बड़े और तारीखी संगे मील के हसूल के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो और बीइंग अ पाकिस्तानी जितना प्राउड आप कर सकते हैं आप कीजिए। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बताइए आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।